आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस के लिए जो प्रारंभ की गई थी महिला एवं बाल अपराध उससे संबंधित अगली कक्षा शुरू करने वाले हैं, जिसमें अगला पॉइंट है अपना गर्भधारण या गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। ये इसका पूरा नाम है इस अधिनियम का। क्लियर है? गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। आज कंप्लीट हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में, तो जरूर देखिएगा। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी इसका आपने पढ़ा होगा कन्या भ्रूण हत्या, यानी बालिकाओं को जन्म से पहले ही गर्भ में ही मार देना, ये जो कुकृत्य हुआ करता था, तो उसे रोकने के लिए, इस अपराध की रोकथाम के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसे पेश किया गया और ये 1994 की 20 सितंबर 1994 को इसे पेश किया गया और यानी बनकर तैयार होकर पेश किया गया। अब मैंने ये लागू की है, तो ध्यान रखना आप, लागू की डेट इसमें अलग है। इसमें लागू होने की डेट है वो है 1 जनवरी 1996, 1996। ध्यान रखना इस डेट 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ था, ये ध्यान रखना आप पॉइंट। 1994 का अधिनियम कब 1996 में लागू हुआ। अब अगला पॉइंट करते हैं कि इसमें एक संशोधन हुआ था। कब हुआ? इसमें संशोधन 2003 में हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं। वो हुआ था 14 फरवरी 2003 को संशोधन में ये पूछ लें इसका नाम परिवर्तन, ये जो है वो 2003 में इस संशोधन में किया गया। यानी पहले इसका सीधा सा नाम ही था गर्भाधान पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, सीधा सा था। बाद में कुछ शब्दों को जोड़ा गया और ये ब्रैकेट में है लिंग चयन प्रतिषेध, ये भी जोड़ा गया। कब? 14 फरवरी 2003 को हुए संशोधन में इसी अधिनियम के। अब इस अधिनियम में कितने अध्याय है, कितनी धाराएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कुल अध्यायों की बात करें तो कुल अध्याय है 8। कुल धाराओं की बात करें तो कुल धाराएं हैं इसमें 34 धाराएं। अब इन 8 अध्यायों में जो 34 धाराएं हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी धाराएं हमें पढ़नी नहीं है, एक एक की डिटेल हमें याद नहीं रखनी है। कुछ एक 3-4 धाराएं जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, और बाकी बता दूंगा यहाँ से, यानी इस अध्याय में इतनी धाराएं हैं वो है, ये शॉर्ट में बता दूंगा आपको मैं, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी डिटेल करवाई दूंगा मैं आपको। और अगर आपको पूरी डिटेल एक एक शब्द देखना है इस अधिनियम का, तो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूँ इसका लिंक, और ये पीडीएफ फाइल भेज दूंगा मैं इस वीडियो के लिंक के साथ में ही, तो वो आप देख लेना। ऑफिशियल पीडीएफ होगी जो कि हमेशा भेजता है, वो सबको पता ही होगा। संशोधन ये नोट कर लें, फिर आगे करते हैं। अब बात करते हैं हम विभिन्न अध्यायों की और इन धाराओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अध्याय फर्स्ट। पहले अध्याय में क्या है वो देखो। पहले अध्याय में एक तो धारा 1 व 2, ये दोनों है, प्रारंभिक है। ये अध्याय क्या कहलाता है? प्रारंभिक अध्याय। इसमें क्या है? पहली धारा में जैसे मैंने बताया है, प्रत्येक अधिनियम में यही होता है कि इसका संक्षिप्त नाम होता है इसका, और विस्तार होता है। पहली धारा में संक्षिप्त नाम क्या हो गया इसका? गर्भधारण पूर्व व प्रसव पूर्व निदान तकनीक व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। यह है क्या? इसका संक्षिप्त नाम। विस्तार संपूर्ण भारत में, इसका विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत में है। अब इस अधिनियम की पीडीएफ फाइल में ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के अलावा, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में ये जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया, जब से 370 और 35A हटी है। अब दूसरी धारा में क्या है? परिभाषाएं हो गया, ये क्लियर। अब बात करते हैं अध्याय सेकंड किस बारे में है वो देखो। एक तो धारा 3
और अध्याय 2 का भी नाम यही है जो मैं अब लिखवा रहा हूं, यानी अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक सलाह केंद्र या अनुवांशिक प्रयोगशालाएं या अनुवांशिक क्लिनिक, अनुवांशिक क्लिनिकों का विनियमन यानी इनके नियमों के बारे में बताया गया है विभिन्न, कि अनुवांशिक सलाह केंद्र खोलने के लिए या फिर अनुवांशिक प्रयोगशाला खोलने के लिए और अनुवांशिक क्लिनिक खोलने के लिए किन किन शर्तों की आवश्यकता है, वो सब बताया गया है। किसमें? धारा 3 में विभिन्न नियमों की चीजें बताई गई है, क्या क्या नियम है इनके सलाह केंद्रों के लिए, जो नियम है वो बताया गया है। अब इसमें एक चीज ये देखना, इसकी धारा 3 क में ही ये चीज बताई गई है, लिंग चयन प्रतिषेध, लिंग चयन प्रतिषेध, ये इसमें आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया धारा 3। अब अध्याय 1 और 2 हो गया, अब अध्याय 3 करेंगे। और ध्यान रखना, अध्याय 3 में 4, 5, 6 ये 3 धाराएं हैं और चौथी धारा है वो महत्वपूर्ण है। अध्याय 3 और धारा 4 वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी डिटेल करेंगे, बाकी तो छोटी छोटी है, देख लेते हैं। अध्याय 3 के बारे में हम करते हैं। इसमें धारा कौन कौन सी, ये एक तो इसका नाम देख लें, प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन, प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन। पहले क्या था, ऐसे कोई भी सलाह केंद्र, प्रयोगशाला या फिर क्लिनिक होते थे, उनका विनियमन, उनके नियमों की जानकारी होती थी, लेकिन इसमें प्रसव पूर्व निदान जो तकनीक है, तकनीकों के बारे में बताया गया है कि उनके क्या नियम है, कब प्रयोग किए जा सकते हैं। और इसमें धारा 4, 5, 6 ये तीनों शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? धारा 4। धारा 4 का नाम क्या है? यही प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन, यही है धारा 4 का नाम भी। अब इसमें है क्या डिटेल, तो ये है पूरी इसमें है। अब इसमें डिटेल क्या, वो देखो, ये निम्न कारणों से इस जो तकनीक है, ये निदान तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब पूरा है, इसका प्रयोग किया जा सकता है, ये हो गया। अब कौन कौन से कारण हैं वो ध्यान से समझना। सबसे पहले एक तो हो गया गुणसूत्रों की असामान्यता, मतलब असामान्य गुणसूत्र हो, जो सामान्य से हटकर हो। दूसरी चीज जन्मजात विकृति, जन्म से ही कोई ना कोई विकार हो। उसके अलावा हीमोग्लोबिन विकार या विकृति, हीमोग्लोबिन विकार या विकृति एक ही चीज है। और एक है आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं, इस प्रकार के विकार। अब माँ और बच्चे में इस प्रकार की कोई भी समस्याएं हो, बीमारी हो, पहली चीज तो ये। और ये होने के बावजूद जो इधर मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये शर्तें भी होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। कौन सी? देखो, अगर ये है ठीक है। अब इसके अलावा शर्त कौन सी है कि जो गर्भवती महिला है उसकी आयु, महिला की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो वो है न्यूनतम 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूनतम 35 वर्ष होने अनिवार्य है। 35 वर्ष से कम है तो अगर ये इस प्रकार की समस्या है तो भी नहीं हो सकता। अब दूसरी शर्त, अगर 35 वर्ष की नहीं है तो किस आधार पर और हो सकता है, तो वो देखना। दूसरी शर्त है इसकी कि उस महिला के
जो गर्भवती महिला है वर्तमान में, उस गर्भवती महिला के पूर्व में 2 बार स्वतः ही गर्भपात हो चुके हो, स्वतः ही गर्भपात हो चुके हो। क्लियर? पहले से ही 2 बार स्वतः गर्भपात अगर हो चुके हैं तो 35 वर्ष आयु जरूरी नहीं है, और इस प्रकार की बीमारियां हैं तो करवाया जा सकता है इस तकनीक का प्रयोग, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या है, वो फेयर यूज होगा। ऐसी विकृतियां हैं, ऐसे रोग है और ये सब शर्त पूरी है, तब फेयर यूज यानी उसका प्रयोग है वो एक सदुपयोग होता है, अच्छे प्रयोग के लिए, माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए होता है, बस इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये शर्तें डाली गई है, ताकि ऐसे सामान्य में अगर इन तकनीकों का प्रयोग है हो रहा है, जब सामान्य महिला हो, तब इसका मतलब है कि कोई ना कोई जिससे पहले पता लगाना चाहते हैं कि बच्चा है या बच्ची, और फिर ये हो सकता है गर्भ में ही मार दें उसको, तो इन तकनीकों का प्रयोग निषेध है, इस स्थिति में ही संभव है। और एक है, अगर महिला है वो किसी संक्रमण से ग्रस्त हो, संक्रमण से, या फिर किसी नशीली दवा की लत लगी गई हो, यानी अलमदार है वगैरह, नशीली दवा है या रसायन का सेवन करती हो, संक्रमण हो, अगर उससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, बीमारी, नशीली दवा लेती हो वो, या रसायन का प्रयोग करती हो, ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। तो ये जो धारा 4 में बताया गया है, ये निम्न इस स्थिति में इन तकनीकों का, निदान तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये नोट करें। फिर मैं धारा 5 है जो छोटी एक लाइन की है और बाकी अध्याय भी करवाता हूं। अब बात करते हैं आगे, इसके आगे वाली धाराओं के बारे में। तो धारा 5 में बताया गया है कि उस गर्भवती महिला की लिखित सहमति आवश्यक है। लिंग उदाहरण में गर्भवती महिला की लिखित सहमति, अगर ऐसी तकनीक का प्रयोग है और इन सब जो अभी शर्तें बताई थी, उन शर्तों के बावजूद उसकी सहमति अति आवश्यक है। पहली चीज ये हो गई। अब धारा 6 में है लिंग उदाहरण पर प्रतिबंध या प्रतिषेध, कुछ भी कह सकते हैं। लिंग उदाहरण पर प्रतिषेध या प्रतिबंध, यानी नहीं हो सकता, लिंग उदाहरण पता नहीं लगाया जा सकता इसी स्थिति में। तो 5 और 6 ये हो गई। ये अध्याय 3 हो गया पूरा। अब बात करते हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4 इसमें क्या है वो देखो। इसमें है केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड। केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के बारे में बताया गया है धारा 4 में। ये हो गया धारा 4 में। अब देखो कौन कौन सी, सॉरी अध्याय 4 में, अध्याय 4। अब धाराएं कौन कौन सी है वो देखो। धाराएं हैं इसमें, अब 6 तक हो गई है। ये है 7 से लगाकर 16 तक। धारा 7 से लगाकर 16 तक इसमें शामिल है। क्लियर हो गया। और जैसे कि अगर पूछा जाए केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड किस अध्याय में, धारा 4 में, कौन सी धाराओं में, 7 से 16 तक। प्रमुख जैसे देखा जाए कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड का गठन किस धारा में है, धारा 7 में है। ध्यान रखना। शक्तियां धारा 8 में है। अब एक एक डिटेल लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। गठन है इसका वो 7 में है। केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड वो इस अधिनियम से संबंधित, ध्यान रखना, इस अधिनियम से संबंधित धारा 7 में हो गया ये। अब बात करते हैं अगला अध्याय, अध्याय 5। अध्याय 5 में है वो है समुचित प्राधिकारी व सलाहकार समिति। ये किसमें है, अध्याय 5 में। अब धाराएं कौन सी है इससे संबंधित, तो धाराएं हैं
16 तक हो गई ये 17 और 17 क, यही है बस धारा 17 और 17 क। मतलब धारा 17 में हो जाएगा समुचित प्राधिकारी व सलाहकार समिति का गठन और 17 क में हो जाएगा इनकी शक्तियां। बस हो गया ये। अब बात करते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या है? अध्याय 6 में जैसे हमने पढ़ा था अध्याय 2 की धारा 3, उसमें हमने पढ़ा था अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक सलाह केंद्र और प्रयोगशालाएं, क्लिनिक, प्रयोगशाला, क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण, ये ध्यान रखना, ये शब्द चेंज है बस और कुछ नहीं। रजिस्ट्रीकरण जो पहले वाला था उसमें तो क्या, उसमें था विनियमन, उसमें अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला व क्लिनिकों का विनियमन था, नियम उनके नियमों को बताया गया था। और यहाँ पे रजिस्ट्रीकरण के बारे में, और वो कहां से कहां तक है, तो वो हो गया धारा 18 से 21 तक, धारा 18 से 21 तक। तो ये हो गया अध्याय 6, हो गया पूरा 6 तक। अब 7वां और 8वां करते हैं, पहले ये नोट कर लें। 7वां और 8वां अध्याय, इसमें क्या है वो देखो। अध्याय 7 में है अपराध व शास्तियां। शास्तियां क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं कई अधिनियमों में। शास्तियां का अर्थ होता है दंड, शक्ति, दंड या पनिशमेंट, ये होता है शास्तियां। अब ये है धारा 22, 21 तक तो हो गया था पहले, अभी हमने 6ठे अध्याय में 21 तक पढ़ लिया था। 22 से लगाकर 28 तक ये हो गया। इसमें शास्तियां का अर्थ बता दिया मैंने, दंड, पनिशमेंट वगैरह होता है। अब अपराध व शास्तियां, इसमें एक दो जो प्रमुख धारा है उनके बारे में देख लें थोड़ा सा। धारा सबसे पहले तो ये 22 से देख लें। इसमें है विज्ञापन पर प्रतिबंध, विज्ञापन पर प्रतिबंध, यानी इस प्रकार का, इस टेक्नोलॉजी का कोई भी विज्ञापन नहीं करेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। जैसे अखबार में बार बार आते हैं, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आते हैं प्रत्येक के, तो उसमें से ही ये है कि, और वैसे करते भी नहीं, विज्ञापन करते भी नहीं, जो भी ऐसा काम करते हैं चोरी छुपे करते हैं। फिर भी अगर बाई चांस ऐसा विज्ञापन कर भी दें तो उनके लिए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना, ये प्रावधान है। अधिकतम बता रहा हूं मैं आपको 3 वर्ष तक और 10,000 रुपये तक की बात की जा रही है, यहां तक हो सकती है सजा और जुर्माना। धारा 23 और अपराध व शास्तियों से संबंधित प्रमुख धारा यही है। अगर पूछ लें अपराध व उसकी पनिशमेंट, सजा या दंड, उससे संबंधित कौन सी धारा है, तो 23 है। अध्याय 7 और 23 का नाम ही यही है, अपराध व शास्तियां, कैसे अपराधों पर कैसी सजा का प्रावधान है, ये सब बताया गया है इसी में। वैसे इसमें अलग अलग सब टाइटल्स दिए हुए हैं, उपधाराएं बहुत सारी है, जिसमें कैसा, किस स्तर का अपराध है तो कैसी सजा अलग अलग बताई गई। मैं आपको मैक्सिमम बता देता हूं यहाँ पर कि 5 वर्ष तक की सजा अधिकतम है, ये ध्यान रखना, और 1 लाख तक अलग अलग में है, जिसमें 50,000 भी है, 20,000 भी है, 10,000 भी यहाँ पे है ही है। अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माना, जुर्माना ये है धारा 23 में। और इसकी एक धारा और पढ़ लेते हैं, धारा 27। धारा 27 ये क्यों पढ़नी है, क्योंकि कई बार आता है कि अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, जमानती है या गैर जमानती है, क्षमा करने लायक है या क्षमा करने लायक नहीं है। तो ये अपराध है, अपराध का संज्ञेय होना यानी संगीन होना, बहुत ज्यादा संगीन होना अपराध का, और गैर जमानती या अजमानती,
गैर जमानती होना और अक्षम्य होना, यानी जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। क्षम्य अपराध, क्षम्य का अर्थ होता है जिसे क्षमा किया जा सके, और अक्षम्य का अर्थ होता है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। ये हो गया धारा 27 में प्रमुख, ये 2-3 धारा जो लिखवा दी। अब डायरेक्ट आते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 अंतिम अध्याय है, वो होता है प्रकीर्ण। पहला अध्याय प्रारंभिक, पहले अध्याय का नाम अधिकतर मैं कह रहा हूँ 90% अधिनियमों में पहला है वो प्रारंभिक और अंतिम है वो प्रकीर्ण होता है। और इसमें है बाकी की बच्चों देख लो 28 तक ये हो गए और टोटल 34 है, तो 29 से लगाकर 34 तक धाराएं इसमें शामिल है। ज्यादा विशेष डिटेल करवाने लग ज्यादा कुछ नहीं, देख लेना आप। ये तो हो गया, लिख ले पहले। इस प्रकार से ये तो हो गया अधिनियम पूरा। अगर इसकी ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल है, मैं हमारे अपना ये टेलीग्राम चैनल है वहां पे पीडीएफ फाइल ऑफिशियल है, वो डाल दूंगा, देख लेना आप। अब इसके बाद में देखें कंप्लीट होने के बाद में अगली वीडियो में आएगा आपके महिलाओं का जो घरेलू हिंसा के खिलाफ उनका अधिकार है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में भी इसके बारे में शुरुआत में बताया था, घरेलू हिंसा के बारे में थोड़ा सा डिटेल कल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।